Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important question of literary criticism. आजकल हमने एरिस्टोटल स्टार्ट किया हुआ है और उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पेपर्स में आ जाता है एन आइडियल ट्रैजिक हीरो। जी, इसके नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए और ये मेरे ब्लॉग पे भी मौजूद होंगे, ऑल्सो ऑन माई फेसबुक ग्रुप। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एरिस्टोटल ऑन द स्क्रीन. He was a great Greek philosopher and he wrote the book Poetics, which is included in your syllabus. I'm going to give a short introduction of both. So let's move on towards his introduction. The Greek philosopher Aristotle, 384 to 322 BC, made significant and lasting contributions to nearly every aspect of human knowledge, from logic to biology to ethics and aesthetics. Though overshadowed in classical times by the work of his teacher Plato, from late antiquity through the Enlightenment, हर फील्ड में इसने अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट की थी, लॉजिक से बायोलॉजी तक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ऑल्सो फ़िलासफ़ी। क्लासिकल टाइम्स में ये अपने टीचर प्लाटो से बहुत मुतासर था और उसने इसको एनलाइटन किया था। एरिस्टोटल्स सर्वाइवल राइटिंग्स वर इनक्रेडिबली इन्फ्लुएंशियल। उसकी जो राइटिंग्स जो अभी मौजूद हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। इन अरेबिक फ़िलासफ़ी ही वॉज नोन सिंपली एज अ फर्स्ट टीचर and in the West he was known as the philosopher. Introduction. Aristotle is the great disciple of Plato. Plato का शागिर्द था। Dante called him the master of those who know. Dante उसको कहा करता था ये मास्टर है उन लोगों का जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है। It was he took up the challenge of Plato at the end of Republic. जब रिपब्लिक पब्लिश हो गई तो इसने ये चैलेंज लिया कि वो डिफेंस करेगा पोइट्स का और पोइट्री का। पोइट्री वॉज नॉट ओनली प्लेजेंट पर ऑल्सो यूज़फुल फॉर मैन एंड सोसाइटी। ये एरिस्टोटल का कहना था कि पोइट्री ना सिर्फ प्लेजेंट है बल्कि ये यूज़फुल है इंसान के लिए और सोसाइटी के लिए भी। द पोइटिक्स इज़ अ सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पोइट्री। पोइटिक्स सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन है थ्योरी की और पोइट्री की प्रैक्टिस की। The Poetics is an epoch-making work. That means कि इसकी बहुत significance थी उस ज़माने में और ये major work था एरिस्टोटल के दौर में। Poetics was published in about 335 BC. जी, next is Poetics के बारे में बात करेंगे। Poetics is divided into 6 parts. Introductory remarks on poetry and its classification. सबसे पहले पोइटिक्स में पोइट्री के बारे में बात की गई और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। दैन कम्स ट्रेजेडी, दैन इज़ पोइटिक डिक्शन। पोइट्री के बारे में ज़्यादातर बात की गई है पूरी पोइटिक्स में। नरेटिव पोइट्री एंड ट्रेजेडी। आफ्टर दैट कम्स एपिक कंपेयर्ड विद ट्रेजेडी। ये मैं फ़र्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ आपको, एपिक और ट्रेजेडी का कंपैरिजन काफ़ी डिटेल में। ये आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो में। ऑब्जेक्शंस आर आंसर्ड। ये कौन सी ऑब्जेक्शंस के बारे में बात हो रही है जो प्लेटो ने पोइट्री के ऊपर लगाई थी और पोइट्री के अगेंस्ट बात की थी और रिपब्लिक में से उसने पोइट्स को किक आउट कर दिया था और एरिस्टोटल ने फिर एलिगेशंस का जवाब दिया था पोइटिक्स में। और पोइटिक्स इसीलिए लिखी गई थी ताकि वो पोइट्री और पोइट्स को डिफेंड करे। Next is Aristotle and theory of imitation. There are 3 ways of imitation. Imitation होता है कॉपिंग करना, नकल उतारना। Means or a medium of imitation, sound, form, color. कि इनको imitate किया जा सकता है, sound को, form को या color को। Objects of imitation में आ जाता है man in action, कि जो heroes होते हैं या villains उनकी नकल उतारना। Manner of imitation, कि वो क्या कर रहे हैं, narrative है उनका style या dramatic है। So there are 3 ways of imitation. Next is definition of tragedy. इसको आप नोट कर लीजिए and also learn it. According to Aristotle, tragedy is the imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude in a language embellished with each kind of artistic ornament.
each kind brought separately in separate parts of the work in the form of action and not in the narrative form. यानी एक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा हो ट्रेजेडी में, और ट्रेजेडी एक सीरियस एक्शन की इमिटेशन को कहते हैं, विद इंसिडेंट्स अराउजिंग फियर एंड पिटी, और ऐसे इंसिडेंट्स हों जिसकी वजह से फियर एंड पिटी अराउज करे, वेयर विद टू अकम्प्लिश द कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, और फिर इन इमोशंस का कैथारसिस हो आखिर में. According to Aristotle, tragedy involves the imitation of men better than they are in actual life. Hence, tragedy presents a character in idealized form. The characters are good in strictly moral sense. Tragedy ऐसे character को पेश करती है जो idealized form में हो, और characters जो हैं वो अच्छे दिखाए जा रहे हों strictly in the moral sense. Tragedy जो है वो involve करती है उन आदमियों को जो कि दिखाए गए होते हैं, बेहतर दिखाए गए होते हैं जितने वो एक्चुअल लाइफ में होते हैं. It merely means that characters live in a more complete and intense life than the real man and women dare to live in real world. इसका मतलब है कैरेक्टर्स ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं असल आदमी और औरतों से जो कि गुजार रहे होते हैं रियल वर्ल्ड में. Aristotle in his Poetic states that comedy originated in frolic songs. Comedy frolic songs से originate हुई थी, and that like tragedy it began in improvisation. The distinction is basic to the Aristotelian differentiation between tragedy and comedy. यहाँ पे वाज़े फ़र्क उसने दिया है एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी और कॉमेडी के दरमियान. Tragedy imitates men who are better than the average man, and comedy men who are worse. Introduction. Idealized imitation of objects in tragedy. Poetry is a form of imitation. Poetry एक कॉपी करने का तरीका है. The objects of poetic imitation may be either better than real life, worse than real life, or the same as they are in actual life. ये जो poetic imitation की objects हैं ये असल ज़िंदगी से बेहतर हो सकती हैं या worse हो सकती हैं या उसी जैसी हो सकती हैं. Aristotle thus distinguishes between comedy and tragedy. कॉमेडी और ट्रेजेडी में वाज़े फ़र्क बयान करता है. फॉर ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द इमिटेशन ऑफ मैन बेटर देन दे आर इन एक्चुअल लाइफ. ये मैं पहले अब ये बता चुकी हूँ आपको. हैंस ट्रेजेडी प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर इन एन आइडियलाइज्ड फॉर्म. ट्रेजेडी जो है कैरेक्टर के उसके आइडियलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. द ट्रेजिक पोएट रिप्रेजेंट्स लाइफ एज इट माइट बी, नॉट एज इट नेसेसरली इज़. The characters are better than we are. Characters हमसे बेहतर होते हैं. It is however important to understand that the idealization does not mean that the characters are good in a strictly moral sense. Idealization का ये मतलब नहीं है कि characters बहुत strictly अच्छे हैं moral sense में. It merely means that the characters live a more complete and intense life than the real men and women dare to in the real world. This is what makes the characters in a tragedy awesome, as they are on a higher plane than ordinary men and women. जी आम इंसानों से इनका थोड़ा सा हायर लेवल होता है characters का. Aristotle in his Poetics puts forward a number of characteristics for the ideal tragic hero. Aristotle ने अपनी बुक Poetics में चैप्टर 15 में आइडियल ट्रैजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं, which however have proved to be quite controversial. Different critics have interpreted them in different manner. जिनको different critics ने differently interpret किया है. So let's see what are the characteristics of ideal tragic hero. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं. Aristotle's concept of ideal tragic hero. क्या कॉन्सेप्ट था उसके आइडियल ट्रैजिक हीरो का? The function of tragedy is to arouse the emotions of pity and fear. And Aristotle deduces the qualities of his hero from this function. He should be good, but not perfect. उसने कहा वो अच्छा होना चाहिए लेकिन perfect ना हो. For the fall of a perfect man from happiness into misery would be unfair. मतलब ये नाजायज़ होगा कि अगर एक अच्छे इंसान को उसकी हैप्पीनेस से दूर कर दिया जाए, उसकी मिजरी में उसको धकेल दिया जाए, ये अनफेयर होगा. इट वुड बी अनफेयर एंड रिपेलेंट एंड विल नॉट अराउज पिटी, और हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं होगी. सिमिलरली एन अटरली विकेड पर्सन पासिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी मे सेटिस्फाई आवर मॉरल सेंस बट विल लैक प्रॉपर ट्रैजिक क्वालिटीज़. बिल्कुल इसी तरह आइडियल ट्रैजिक हीरो एक विकेड पर्सन भी नहीं होना चाहिए जो कि हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ जाएगा. तो फिर हम कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, ये इसी काबिल था. लेकिन इसमें जो है वो प्रॉपर ट्रैजिक क्वालिटीज़ लैक करती हैं. फिर
His fall will be well deserved and according to justice. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, it excites neither pity nor fear. हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं होगी, ना हमें कोई खौफ होगा कि हमारे साथ भी यही सब कुछ हो सकता है. Thus entirely good and utterly wicked persons are not suitable to tragic heroes. ठीक है, ये tragic heroes नहीं बन सकते. Similarly, according to Aristotelian law, a saint would be unsuitable as a tragic hero. एक जो बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त इंसान है वो भी ट्रैजिक हीरो नहीं बन सकता. ही इज़ ऑन द साइड ऑफ द मॉरल ऑर्डर एंड हैंस हिज फॉल शॉक्स एंड रिपल्स. हमें उस बहुत शॉक मिलेगा अगर उसकी फॉल डाउनफॉल दिखाते हैं और हमें ये पता चलता है कि वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ चला गया है. Besides, his martyrdom is a spiritual victory which drowns the feeling of pity. Drama, on the other hand, requires for its effectiveness a militant and combative hero. Now, in this connection, it would be important to note or remember that Aristotle's conclusions are based on the Greek drama with which he was familiar. Again, it is also important to note that Aristotle in Poetics was laying down the qualifications of an ideal tragic hero. Hence, Aristotle pointed out that the ideal tragic hero must be an intermediate kind of person, a man not preeminently virtuous and just, whose misfortunes are brought upon him not by vice or depravity but by some error of judgment. जी ये डेफिनेशन थी आइडियल ट्रैजिक हीरो की. इसको मैं अब दोबारा भी रिपीट कर दूंगी आगे. नेक्स्ट यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी ऑन द स्क्रीन एंड हियर इज़ ऑल्सो पिक्चर ऑफ द ट्रैजिक किंग एडिपस रेक्स. ये आपने पार्ट 1 में किया हुआ है. Tragedy, a drama that illustrates a sudden and catastrophic fall of a great person from fortune to misfortune. इसको note down कर लीजिए. Next comes the elements of tragic hero. Here we have the basic element of tragic hero explained by Aristotle. Hamartia, hubris, peripecia, anagnosis. Then comes nemesis. And the sixth one is catharsis, which is the most important element of a tragedy. जी ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एक ट्रैजिक हीरो को क्रिएट करने के लिए. हाई बर्थ. Aristotle believed that hero of tragedy should either king or prince, a man belonging to a noble family, यानी उसका ताल्लुक किसी noble family से हो. Tragedy of a noble person affects more. So the hero should not be a common man or layman or man of street. वो कहता है कि उसकी रॉयल बर्थ हो, यानी वो कोई आम इंसान ना हो, क्योंकि एक जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या वो एक हायर स्टेटस का मालिक हो, तो उसकी अगर दिखाएंगे सारी ट्रेजेडी तो उसका ज़्यादा असर होगा. According to A.C. Bradley, tragedy of a noble man affects the welfare of the whole nation. After that is concept of pity and fear. The main object of tragedy is to create the feelings of pity and fear, जिसको catharsis कहा जाता है. In tragedy, the fall of hero creates the feelings of pity and fear. Aristotle knew it very well that if a thoroughly gentle man or saint-like figure, if moved from prosperity to adversity, we take pity on him but we don't feel fear. अगर एक फरिश्ता सिफ्त इंसान prosperity से adversity की तरफ जाएगा तो हम उस पर रहम खाएंगे लेकिन हमें खौफ महसूस नहीं होगा. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. It indicates that a saint-like person can't be a tragic hero. This concept of tragic hero is rejected by George Bernard Shaw. He wrote play St. John, in which he has violated various concepts of tragic hero propounded by Aristotle. Contrary to this, Aristotle believed that a ruffian, rascal or murderer cannot be a tragic hero. यानी एक जो बुरा शख्स है या कह सकते हैं कि murderer जो है वो tragic hero नहीं हो सकता. If a murderer is moving from prosperity to adversity, we don't take pity on him, but we feel only fear. हम उस पर रहम नहीं खाएंगे बल्कि हमें खौफ महसूस होगा. This same philosophy is also refuted by many Renaissance playwrights. Renaissance के playwrights जो थे उन्होंने भी यही philosophy इस्तेमाल की थी. William Shakespeare violated concept of pity in his play Macbeth. ठीक है,
चलें जी आगे चलते हैं. 4 क्वालिटीज़ ऑफ द ट्रैजिक हीरो. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रैजिक हीरो की, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. इन चैप्टर 15 ऑफ पोएटिक्स एरिस्टोटल लेड स्ट्रेस ऑन 4 क्वालिटीज़ ऑफ द ट्रैजिक हीरो. गुडनेस, appropriateness, likeness or true to life, and the fourth one is consistency. जी ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो कि एक ट्रैजिक हीरो में मौजूद होनी चाहिए. The first one is goodness. A character is assumed good if his works and action reveal a good purpose behind them. This is irrespective of class to which he belongs. यानी अगर उसकी intentions अच्छी हैं और वो लोगों के लिए अच्छे काम करना चाहता है. Sympathy is necessary as it is the very basis of the whole tragic player. The bad man does not arouse pity in us if he falls from happiness to misery. तो ये गुडनेस का फैक्टर ज़रूर मौजूद होना चाहिए एक ट्रैजिक हीरो में. Place of wicked persons in tragedy. Entirely wicked persons have no place in tragedy according to Aristotle. Aristotle ये कहता है कि जो बहुत बैड पर्सनस हैं उनकी कोई जगह नहीं है ट्रेजेडी में. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बाय इम्प्लीकेशन वी कैन सी दैट एरिस्टोटल अलाउज द बैड एंड विकेड इन ट्रेजेडी इफ़ ही इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द प्लॉट. यानी अगर वो प्लॉट के लिए ज़रूरी है तो उसने बैड और विकेड को भी ट्रेजेडी में अलाउ किया हुआ है. एंड द एक्शन ऑफ द प्ले एज अ होल शुड बी अ गुड वन. जो प्ले का एक्शन है वो एज अ होल अच्छा होना चाहिए. लेकिन ये बात भी सही है कि एक कम्प्लीटली विकेड पर्सन एक आइडियल ट्रैजिक हीरो नहीं हो सकता. राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हीरो इज़ गुड बट नॉट परफेक्ट. एरिस्टोटल आस्क्ड फॉर अ गुड मैन नॉट फॉर अ परफेक्ट मैन. यानी गुडनेस का ज़रूर उसने कहा है लेकिन परफेक्शन की बात नहीं की. इन ग्रीक सेंस गुडनेस इन्वॉल्व्स एनी वर्च्यूज़ ऑफ करेज, टेम्परेंस, मैग्निफिसेंस, ट्रुथफुलनेस, लिबर्टी एक्सेट्रा. According to Humphrey House, this is another quote you can mention in your exam as well. The term good and goodness is Greek, meant something different from what it has come to mean in terms of Christian ethics. The insistence on goodness is not colored with direct didacticism. जी वो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि गुडनेस ज़रूर होनी चाहिए एक आइडियल ट्रैजिक हीरो में, लेकिन परफेक्शन जो है वो उसकी कोई जगह नहीं है. यानी वो परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो विकेड होना चाहिए. दैट ही शुड बी इन बिटवीन ऑफ दीज टू थिंग्स. यानी वो एक अच्छा नोबल इंसान होना चाहिए. प्लेस ऑफ वुमेन एंड स्लेव्स इन ट्रेजेडी. Aristotle held women to be inferior, classified them with slaves, but even women, if introduced in tragedy, should be shown to have some good in them. औरतें अगर इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं ट्रेजेडी में तो उनकी गुडनेस शो होनी चाहिए, दैट दे शुड बी नोबल. नेक्स्ट इज़ अप्रोप्रिएटनेस. द नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर ट्रैजिक हीरो इज़ अप्रोप्रिएटनेस. इट मीन्स द कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू देयर पर्टिकुलर एज, प्रोफेशन, क्लास, सेक्स और स्टेटस. यानी कैरेक्टर जो है वो अपनी एज के मुताबिक हो, उसका जो भी प्रोफेशन है उसके मुताबिक हो और अपनी जेंडर, क्लास या स्टेटस के हिसाब से हो. But they are individuals at the same times, for they are men in action as represented in tragedy. लेकिन उनमें इंडिविजुअलिटी भी शो होती हो क्योंकि वो मैन इन एक्शन है जिस तरह के ट्रेजेडी में रिप्रेजेंट किया जाता है. In other sense, the character should be appropriate to the historical and traditional portrait of him. एक और तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर को appropriate होना चाहिए उसके हिस्टोरिकल यानी उसके पास से और उसका जो ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट है उसका उससे भी वो appropriate हो. ओके जी. नेक्स्ट इज सो ईच कैरेक्टर शुड बी गिवन अ कैरेक्टर appropriate to his status और situation. यानी हर कैरेक्टर जो है उसको एक ऐसा कैरेक्टर दिया गया है जो उसकी स्टेटस के हिसाब से हो. द कैरेक्टर्स एक्शंस एंड वर्ड्स शुड बी अप्रोप्रिएट टू व्हाट ही इज़ रिप्रेजेंटेड टू बी. यानी उसके जो एक्शंस एंड वर्ड्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग हों जो कि उसका कैरेक्टर हो, एज वेल एज टू द सिचुएशन इन विच ही इज़ प्लेस्ड. ऑल्सो उसके वर्ड्स और एक्शंस उसकी सिचुएशन से भी अप्रोप्रिएट हों, यानी उसके मुताबिक हों. राइट. सो ये अप्रोप्रिएटनेस ज़रूर मौजूद होनी चाहिए.
Next characteristic is likeness or true to life. The character must be true to life. We can identify ourselves with the characters. इससे मतलब ये है कि वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म की आर्टिफिशियलिटी ना हो और वो ज़िंदगी से मिलता जुलता हो और हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें. That the character should be natural. If we don't see the character as we see ourselves, the tragic emotions of pity and fear become irrelevant. अगर हम करैक्टर्स में अपने आप को ना देख सकें तो हमारे जो ट्रैजिक इमोशंस होते हैं पिटी और फियर के, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, यानी वो अराउज ही नहीं करेंगे. कैथारसिस विल नॉट हैपन देन. Thus, the tragic character has to be a normal person or of an intermediate sort, यानी उसको एक intermediate sort of person दिखाना जाना चाहिए. Only then he will be convincing. तभी उसका करेक्टर जो है वो कन्विंसिंग होगा और हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर सकेंगे. कंसिस्टेंसी, दिस इज़ द लास्ट characteristic of the tragic hero. The fourth essential with regard to character is that the character must be consistent. Character में consistency होनी चाहिए. This is valid point which can't be disputed. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते इस पॉइंट को. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्टर में कंसिस्टेंसी हो. द करेक्टर मस्ट बी सीन एज अ होल एंड कंसिस्टेंट टू व्हाट ही इज़ प्रेजेंटेड एज फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. यानी शुरुआत से लेके एंड तक उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आए. ये नहीं कि कहीं वो हमें कुछ और नज़र आ रहा हो, आखिर में हमें कुछ और नज़र आ रहा हो. ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे उसके करेक्टर में, लेकिन थोड़ी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. यानी उसका करेक्टर एक जैसा ही नज़र आना चाहिए, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो. देयर हैज़ टू बी प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी इन द करेक्टर्स एक्शंस एंड वर्ड्स. यानी जो वो कहता है और जो उसके एक्शंस हैं उसमें प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी भी मौजूद होनी चाहिए. If the character is to be shown as being an inconsistent one, he should be consistently inconsistent. अगर वो inconsistent ही दिखाया हुआ शुरू से, तो वो आखिर तक ही inconsistent दिखाया जाना चाहिए. The character should act and seem to think in a manner which we can logically expect from that particular individual. उस करैक्टर को उस तरह से सोचना चाहिए, उस मैनर में जिस तरह के हम लॉजिकली उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस तरह से बिहेव करेगा या इस तरह से एक्ट करेगा इस सिचुएशन में. राइट, सो नेक्स्ट इज an ideal tragic hero, an intermediate sort of person, the person who stands between complete villainy and complete goodness. According to Aristotle, is the ideal tragic hero. He is a man like us, yet he has a moral elevation. वो हमारे जैसा इंसान होता है लेकिन वो morally थोड़ा सा elevated दिखाया. He is more intense person. His feelings are deeper. उसमें दिखाया है कि उसकी intense feelings हैं, deep है. But he is essentially a human. लेकिन वो आम इंसान ही है. So that it is easy for us to identify ourselves with him. ताकि हमारे लिए आसानी होगी कि हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करें and sympathize with him. जब उसका डाउनफॉल होगा तो हम उसके साथ सिंपैथी शो कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भी भाई हमारा जैसा ही इंसान है, दो ये मॉरली थोड़ा सा एलिवेटेड है. जी, डेफिनेशन मैं रिपीट कर रही हूँ. मैंने आपको कहा था मैं आगे जाके डेफिनेशन को रिपीट करूँगी कि व्हाट इज़ अ ट्रैजिक हीरो. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द ट्रैजिक हीरो मस्ट बी लाइक द ट्रैजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सनेज. यानी वो इंटरमीडिएट काइंड हो. अ मैन नॉट प्री एमिनेंटली वर्चुअस एंड जस्ट, यानी वो बिल्कुल ही फरिश्ता सिफ्त इंसान ना हो. हुज मिसफॉर्च्यून हाउएवर इज़ ब्रॉट अपॉन हिम नॉट बाय वाइस, यानी कोई उसने बुरी हरकत नहीं की, उसने कोई बुराई नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया. एंड डेप्रिविटी, बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट, कि उसने कोई गलती की है जज करने में. ही मस्ट बी वन ऑफ दोज enjoying great reputation and prosperity. और वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ आता है बिकॉज ऑफ हिज हमार्शिया एंड ह्यूब्रिस. ह्यूब्रिस जो है वो सेल्फ प्राइड को कहा जाता है, एक्सेसिव सेल्फ प्राइड, एंड हमार्शिया इज़ द एरर ऑफ जजमेंट. अ गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड इट्स शॉकिंग डिस्टर्ब्स फेथ. कि एक अच्छा इंसान जो है वो उसका बुरा एंड हो गया है तो वो हमें शॉक देता है और डिस्टर्ब करता है हमारे फेथ को. अ बैड मैन कमिंग टू गुड एंड,
अगर एक बुरे इंसान का अच्छा एंड हो जाए तो इट विल बी नाइदर मूविंग नॉर मॉरल कि भाई इस बुरे इंसान का कैसे अच्छा एंड हो गया. अ बैड मैन कमिंग टू अ बैड एंड, मॉरल बट नॉट मूविंग. हम ये कहते हैं कि अच्छा हुआ, चलो बुरा था, इसके साथ बुरा ही हुआ. अ रादर गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड, एन आइडियल सिचुएशन टू अराउज पिटी एंड फियर. एक अच्छे इंसान है लेकिन उसके साथ बुरा हुआ आखिर में, तो यही आइडियल सिचुएशन होती है टू अराउज पिटी एंड फियर, जिसको कैथारसिस कहते हैं. What is hamartia? Hamartia has been interpreted variously. Bradley interpreted hamartia as a tragic flaw. कहता है कि ये एक tragic flaw है. Hamartia is not moral falling but some error of judgment. Moral falling नहीं है लेकिन एक error of judgment है, यानी गलती से कुछ का कुछ समझ आना. The entire tragedy should rise from this minor flaw or error of judgment. Critics like Butcher, Bywater, Ross Tanguy and Lucas agree that hamartia is not a moral drawback. ये तमाम क्रिटिक्स जो हैं इस बात पे एग्री करते हैं कि hamartia जो है कोई moral drawback नहीं है. ठीक है. After that, let's read about how it arises in various ways. Hamartia arises in 3 ways. Ignorance of some material fact or circumstances. This means that you are ignorant of the truth, the material facts या circumstances कह सकते हैं कि आप असल हक़ाइक़ से बेखबर हैं. Hasty or careless view of given situation, यानी hasty decision कर लेते हैं जो भी मौजूदा situation होती है उसके मुतालिक. One example is Othello. जी Othello आप पढ़ चुके हैं part 1 में कि उसने भी hasty decision किया था and he killed his wife. In his case the error was avoidable but he does not avoid it. उसके केस में error avoid हो सकता था लेकिन उसने नहीं किया. Error may be voluntary though not deliberate. This happens in an act of anger or passion. Lear commits such an error when he banishes Cordelia. अब गुस्से में भी डिसीजन कर लेते हैं और वो डिसीजन अक्सर गलत निकलता है because of error of judgment, that is known as hamartia. आगे हम एडिपस की एग्जाम्पल देंगे. एग्जाम्पल ऑफ ट्रैजिक हीरो एडिपस फ्रॉम एडिपस रैक्स. एरिस्टोटल हैज़ यूज्ड एडिपस एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रैजिक हीरो. एरिस्टोटल कहता है कि एडिपस जो है वो बेहतरीन मिसाल है एक ट्रैजिक हीरो की. ही हैज़ ह्यूब्रिस दैट इज़ हिज प्राइड मेक्स हिम ब्लाइंड टू द ट्रुथ. उसकी एक्सेसिव प्राइड जो थी उसने उसको अंधा कर दिया था कि वो सच ना देख सके. He refuses to listen to wise man like Tiresias. उसने Tiresias को सुनने से इनकार कर दिया था. ये भी hasty decision था. He is tragic because he struggles against the forces of fate. वो किस्मत से लड़ना चाहता था. And pitiable due to his weakness. और उस पर रहम खाया गया क्योंकि वो इसी weakness की वजह से. In this connection, Butcher remarks, Othello in the modern drama, Oedipus in the ancient are the two most conspicuous examples of ruin wrought by characters, noble indeed but not without defects, acting in the dark and as it seemed for the best. ये कोड आप नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर लिखिएगा आप. The eminence of the tragic hero not relevant in the modern. कि मॉडर्न ज़माने में ये ट्रैजिक हीरो की जो भी करैक्टरिस्टिक्स बयान की हैं एरिस्टोटल ने, उसकी क्या अहमियत है या वो आज के ज़माने में भी एप्लीकेबल हैं कि नहीं. Greek drama had for its heroes men of eminence and nobility. They held a position on exaltation in society. When such a man falls from greatness to misery, a nation as a whole is affected. जब एक बड़ा इंसान ग्रेटनेस से मिजरी की तरफ आता है तो पूरा नेशन ही इफेक्ट होता है. द फॉल सीम्स ऑल द मोर स्ट्राइकिंग बिकॉज ऑफ द हीरोज एमिनेंस. द कॉन्सेप्ट वॉज एक्सेप्टेबल एंड रेलिवेंट इन अ सिचुएशन इन विच प्रोमिनेंट मेन ऑफ द नोबिलिटी वर हेल्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी. जो प्रोमिनेंट मैन होते हैं ना सोसाइटी के, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी. तो जब इनका डाउनफॉल दिखाते हैं तो पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है. The concept is however outdated today. ये कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड हो चुका है आजकल के ज़माने में. Modern tragedy has shown that tragedy is possible with all its effectiveness even when the hero is ordinary and commonplace. यानी हीरो अगर एक आम शख्स भी है तो भी वो
काबिल कबूल है आजकल की मॉडर्न ट्रेजेडी में। रैंक एंड नोबिलिटी ऑफ बर्थ आर नाउ इररेलेवेंट, बट द मैन हु इज़ द ट्रैजिक हीरो शुड नेवरदीलेस बी अ मैन ऑफ एमिनेंस, यानी उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी अ मैन ऑफ नोबिलिटी, not of rank and position as far as quality goes. There has got to be some sort of dignity which makes the fall from prosperity arouse sympathy and pity in the spectators. कि थोड़ी सी उसमें नोबिलिटी ज़रूर दिखाएं, डिग्निटी दिखाएं, दैट ही शुड बी अ मैन ऑफ रिवरेंस, ताकि जब उसकी फॉल दिखाएं फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी तो हमें उससे हमदर्दी महसूस हो और कैथारसिस का वजूद मुमकिन हो। Next comes to the conclusion finally. On the whole, we see that Aristotle concept of the tragic hero is not unacceptable. हम ये देख सकते हैं कि ये unacceptable नहीं है. In some ways, he has a limited vision. लेकिन उसका vision जो था वो limited था. Tragedy is possible with saints, as G.B. Shaw and Eliot have shown. G.B. Shaw और Eliot ने अपने plays में सेंट्स के साथ भी ट्रेजेडी दिखाई हुई है, बट दिस इज़ नॉट अ जनरली फाउंड फैक्ट. ट्रेजेडी इज़ ऑल्सो मच पॉसिबल विद विलीनेस हीरो, कि विलन्स के साथ भी ट्रेजेडी दिखाई हुई है, हैज़ बीन रिमार्केबली शोन बाय रेनेसां ड्रामेटिस्ट स्पेशली बाय शेक्सपियर. जी, कि विलन करैक्टर जो है वो विलनस है, ही इज़ अ बैड करैक्टर बेसिकली, उसके साथ भी ट्रेजेडी दिखाई हुई है और शेक्सपियर के प्लेस में हमें नज़र आती है. नेवरदीलेस द व्यूज़ ऑफ एरिस्टोटल कैन नॉट बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड. हम एरिस्टोटल के व्यूज़ को भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते. मैनी ड्रामेटिस्ट हैव लर्नड मच मोर फ्रॉम हिज कंसेप्शन. बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ने उसकी कंसेप्शन से बहुत कुछ सीखा है. I hope you have understood the concept of an ideal tragic hero by Aristotle. If you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.